आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश की एक हिंदू तंजीम ने वजीर आजम मोदी से अयोध्या में मंदिर मस्जिद की बुनियाद रखने को कहा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई आज अपनी खिदमत से सुबकदोश हुए। महाराष्ट्र की नई सरकार अपनी 5 साल मियाद पूरी करेगी, शरद पवार का बयान। अयोध्या का फैसला हमारे हक में आया क्योंकि मरकज में हमारी सरकार है, बीजेपी MP का बयान। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री बनाई है और यह दहशतगर्दी का अड्डा है, वजीर खारजा S जयशंकर का बयान। कुशीनगर मस्जिद धमाका, हैदराबाद से अशफाक अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हिंदू तबके की एक तंजीम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से राम मंदिर के सग बुनियाद और मुस्लिम फरीक को अयोध्या में दी जाने वाली ज़मीन पर मस्जिद की बुनियाद रखने की गुजारिश करते हुए कहा है कि मस्जिद का नाम इमाम हिंद मस्जिद रखा जाना चाहिए। अयोध्या सद्भावना तालमेल समिति के सदर पंडित अमरनाथ मिश्र ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखकर उनसे अपील की है कि वो अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का संग बुनियाद रखें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म से ये भी गुजारिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम तबके को दी जाने वाली ज़मीन पर जो मस्जिद बनाई जाए उसकी भी बुनियाद वज़ीर आज़म ही रखे, क्योंकि मुसलमान भगवान राम को इमाम कहते हैं, इसलिए मस्जिद का नाम भी उसी पर रखा जाना चाहिए। मिश्रा ने बताया कि मुसलमानों को जो 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, उनका सुझाव है कि इसमें स्कूल ऑफ पीस की भी तामीर कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा अयोध्या मामले को चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका समाजी बाइकाट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई काम पर अपने आखिरी दिन पर अदालत के कमरे में सिर्फ 5 मिनट रहे और फहरिस्त में शामिल सभी मामलों पर एक साथ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने शुक्रिया कहा और चले गए। पुरानी रिवायत के तहत जस्टिस गोगोई के साथ उनकी बेंच में मुल्क के अगले चीफ जस्टिस SA बोबड़े भी शामिल थे। दोनों जजों के सामने आज सिर्फ 10 मुकदमे ज़ेर फहरिस्त थे। जस्टिस गोगोई ने आखिरी बार बेंच की क़ियादत करते हुए कहा कि आज कोई मेंशनिंग नहीं होगी। उन्होंने सभी 10 मुकदमों के लिए एक साथ नोटिस जारी किए और शुक्रिया अदा करते हुए सीट से उठकर चले गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राकेश खन्ना ने उनका शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने हमेशा इदारे और बार के लिए काम किया है। जस्टिस गोगोई ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को मुलाजिमत से रिटायर हुए हैं, क्योंकि हफ्ता और इतवार को अदालत की छुट्टी होती है, इसलिए उनका अदालत में आज ही आखिरी दिन है। मुल्क की बिगड़ी मईशत को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुल्क की मईशत पर मोदी नामक के डंक का इतना बुरा असर पड़ा है कि हुकूमत को अपनी ही रिपोर्ट छुपानी पड़ रही है। NCP सरबराह शरद पवार ने पहली मरतबे महाराष्ट्र हुकूमत साजी का अमल शुरू होने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और ये हुकूमत पूरे 5 साल तक चलेगी। इससे कबल NCP के कौमी तर्जमान नवाब मलिक ने मीडिया में बयान दिया था कि वज़ीर आला शिवसेना से ही होगा, क्योंकि शिवसेना ने ही BJP का दामन इसीलिए छोड़ा था कि उसे वज़ीर आला की कुर्सी नहीं दी जा रही थी और उसके साथ धोखा हुआ था। NCP के कौमी तर्जमान नवाब मलिक ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये वाज़ेह कर दिया है कि महाराष्ट्र में वज़ीर आला शिवसेना का ही होगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का वज़ीर आला होगा क्या। वज़ीर आला के पोस्ट को लेकर ही शिवसेना BJP के दरमियान झगड़ा हुआ तो यकीनन वज़ीर आला शिवसेना का होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना को बेइज्जत किया गया है, उनके वक़ार को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। शिवसेना के लीडर संजय रावत से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि शिवसेना का वज़ीर आला 5 साल के लिए होगा या 2.5 साल के लिए शिवसेना का और 2.5 साल NCP का वज़ीर आला होगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल तक शिवसेना का वज़ीर आला रहे। आप 5 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आपने सोचना ठीक नहीं होगा, मगर बताना होगा तो अभी गढ़वाली की मेंबरशिप मुझे लगता है कि कोई 18 या 20 लाख होगी। वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन की ऐसी कुछ होगी और ये फिक्स डिपॉजिट में 75 ये पूरा खर्चा हम लोग चलाते हैं।
मगर प्रेस क्लब और मीडिया में जर्नलिस्ट के रूप से काम करने वाले लोग ये कमर्शियल एक्टिविटी में कामयाब होते हैं, ये सुनकर ही मुझे ताज्जुब लगा। और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, आपने यहाँ सलून का बंदोबस्त किया, तो हमारे जैसे लोगों को जो कोई सजा देना है इसका बंदोबस्त आपने किया है, बाकी ठीक है, तो ये कैसे चला है? सर हमने सर ये लोन से सब कुछ किया। हमारा मान लीजिए करीब अबाउट 40 लाख से लेकर 45 लाख का एनुअल सिर्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि हम मेंबर से जो पैसा लेते हैं इट इज अराउंड 5400 एक बार दिया और 2000 रुपये साल जर्नलिस्ट को ही दिया हमने। और मान लीजिए कि हाँ, क्योंकि बहुत कुछ हम कर चाह के भी नहीं कर सकते। कॉस्ट क्या है इसकी? बिजली, म्यूनसिपल टैक्सेस, स्टाफ होगा, मेंटेनेंस होगा, कुछ ना कुछ। सर वो करीब 30 लाख होगा। महीने का? साल का करीब 30 लाख होगा। इतना कैसे कम हो सकता है? हम जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना सकते बाहर तो या वो भारतीय चीज सबके लिए है, भारतीय लोगों के लिए नहीं सर, बाहर के लोगों के लिए। हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते हैं? लेकिन हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। हमको महाराष्ट्र में रहना है। राज्य के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कायम है। ये रिश्ता टेम्पररी नहीं है, 5 साल का नहीं है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। 50 साल से हम इस राज्य के राजनीति में हैं, तो हमको महाराष्ट्र में रहना है और हम राज्य में ही रहेंगे। हम आते जाते नहीं रहेंगे अब सत्ता में, हम सत्ता में ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे साहब सक्षम है, वो करेंगे। 24 तारीख से मैं और उद्धव ठाकरे साहब हमेशा ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना के नेतृत्व, जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र को नेतृत्व शिवसेना ही देगी, चाहे लाख कोशिश करे रोकने की, कोई रोक नहीं सकेगा। महाराष्ट्र कोई केक नहीं है ना। ये राज्य जो है, इस राज्य की नींव रखने में यहाँ यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भी इस आंदोलन में सहभागी रहे थे महाराष्ट्र बनाने में। और मैं आपको इतिहास की याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता रहे वो इस महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े योगदान वाले नेता रहे। ये आज नहीं, मैं हमेशा मैं ये बोलते आया हूँ, चाहे वसंतदादा पाटिल हो, चाहे किशन वीर हो, बड़े बड़े नेता थे। तो ये केक काटने के बाद छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र बनाने में, आगे लेके जाने में अब तक जो सत्ताधारी रहे वो सभी दल के रहे। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू तबके में जहां खुशी का माहौल है, वहीं मुसलमानों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए उसे कबूल कर लिया है। लेकिन इस दरमियान गुजरात के भरूच से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मनसुख वसावा का एक ऐसा बयान सामने है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही उंगली उठा रहा है। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर के हक़ में जो फैसला आया है उसकी वजह यह है कि मरकज़ में हमारी यानी बीजेपी की हुकूमत है। गुज़िश्ता 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के सबसे पुराने अयोध्या राजी तनाज़े पर जब फैसला सुनाया तो सभी फरीक़ों ने इस फैसले को कबूल किया और अदालत उज़्मा का एहतराम करते हुए किसी भी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे मुल्क का माहौल परागंदा हो। ऐसे माहौल में मनसुख वसावा का बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि अदालत पर मोदी हुकूमत की गिरफ्त की तरफ भी इशारा करता है।
उन्होंने राम मंदिर तामीर के लिए रास्ता हमवार होने का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला इसलिए आया क्योंकि मरकज़ में अपनी यानी बीजेपी की हुकूमत है। भरूच इंतखाबी हल्के से लगातार 6 मरतबे रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए वसावा ने अपने बयान में कहा कि राम जन्मभूमि कितना पुराना इशू था, कितने साल गुजर गए, मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त से राम जन्मभूमि की तहरीक चल रही थी, कितने लोग इसमें शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान के वजीर खारिजा ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फैक्ट्री बनाई है, इसका जवाब देना होगा। एस जयशंकर ने मजीद कहा कि 2011 में हिंदुस्तान ने सौंपी थी तमाम 48 दहशतगर्दों की फहरिस्त और इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल था। पाकिस्तान में रहे दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। वजीर खारिजा ने यह बयान फ्रांस के एक अखबार लाउंदे को इंटरव्यू देते हुए दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसिल तौर पर हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले के लिए भेजा जाता है और पाकिस्तान भी इस हालात से इनकार नहीं कर रहा है। This talk is about dogma and entrenched. Changes in thinking will trigger a debate, and that has been the case for the past few years. The fact is that we have allowed the narrative to focus mainly on a dialogue when the real issue was stopping cross-border terrorism. Dogma treats every new approach as an unjustified deviation. In the last 5 years, however, a different normal has developed, and global conversations on cross-border terrorism have become more serious. Just look at the FATF as proof of that assertion. As we move decisively to combat separatism in Jammu and Kashmir, there is some talk today of its internationalization and hyphenation of our ties with Pakistan. This is thinking from the past, reflecting neither the strength of India, the mood of the nation, nor the determination of the government. Uninformed comments abroad or on our internal affairs is hardly internationalization. And the reputational and real differences between India and Pakistan will always put paid to any hyphenation effort. In reality, these fears are but a thinly disguised advocacy of inaction. Their intent, conscious or otherwise, is to legitimize the status quo that has now been overtaken by history. Going a profound transformation, American nationalism, the rise of China, the saga of Brexit, and the rebalancing of the global economy are often cited as the more dramatic examples of change. In fact, the phenomenon is far more pervasive than just these illustrations. We have seen the return of old empires like Russia, Iran, or Turkey. The Middle East is in ferment, even by its exceptionally volatile standards. The centrality of ASEAN to Asia is not what it used to be. Demographic and economic trends in Africa are giving that continent a greater salience. South America is again a battleground for ideas. But we are also talking beyond geographies and orthodox politics. What defines power and determines national standing is also no longer the same. Technology, connectivity, and trade are at the heart of new contestations. In a more constrained and interdependent world, competition has to be pursued perforce more intelligently. The global commons is also more in disputation as multilateralism weakens. Even climate change is a factor contributing to geopolitics, amongst others, by the opening of an Arctic passage. In short, change is upon us as never before. Now, if the landscape looks very different today, so do India's partners. The relevance of the US or China is far more than any time earlier. The Russian relationship has defied odds by remaining incredibly steady. Japan has become an important factor in our calculations. The rediscovery of Europe is again underway, with France now as a critical strategic partner. The Gulf has been bridged in an extraordinarily effective manner.
ASEAN has grown closer, and Australia's relevance is more apparent. Africa is today the focus of both development assistance and the opening of new embassies. And as you would have noted from the UN General Assembly, our outreach extends from South America and the Caribbean to the South Pacific and the Baltics. Closer home, there is an unprecedented investment in the neighborhood whose consequences are becoming apparent. Put together, the scale and intensity of our global engagement would be difficult to recognize for someone dealing with it even a few years ago. Now, if the issues and relationships are different, so too is the argumentation. So the first caution is to avoid obsessing about consistency, because it makes little sense in such changing circumstances. There's certainly a place for constants, but not to the extent of elevating them to immutable concepts. On the contrary, it is only by recognizing change that we are in a position to exploit opportunities. The purposeful pursuit of national interest in shifting global dynamics may not be easy, but it must be done. And the real obstacle to the rise of India is not anymore the barriers of the world, but the dogmas of Delhi. An ability to respond to a variety of situations is part of any nation's rise. But most agents of change encounter the accumulated wisdom of the entrenched or the passionate argumentation of the polarized. In India, we also meet an obsession with words. Form and process are often deemed more important than outcomes. Fortunately, discontinuous politics is helpful today in challenging past practices and frozen narratives. It does so taking into account the तिहाड़ जेल का तिलस्म इन दिनों कोई नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में बंद कैदी और तिहाड़ जेल का इंतज़ामिया देख रहा है, जेल इंतज़ामिया भी हैरान है। एक हफ्ते में जिस तरह से यहाँ एक मुजरिम और एक ज़ेर समात हाई प्रोफाइल कैदी की मौत हुई है, इसने जेल इंतज़ामिया और यहाँ बंद कैदियों में खौफ पैदा कर दिया है। सभी एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। ज़बान से भले ही कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि अब पता नहीं अचानक मौत का शिकार कौन होगा। इन मुश्तबा और अचानक अमवात के बाद से जेल स्टाफ परेशान है, क्योंकि इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। उंगलियां उठ रही हैं कि जो तिहाड़ एशिया की सबसे महफूज जेल कही और मानी जाती है, इसमें आखिर कैदी आए दिन क्यों और किस तरह मर रहे हैं, जबकि कैदी इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि पता नहीं अचानक मौत के मुंह में जाने वाला अगला कैदी कौन होगा। गुज़िश्ता दिनों तिहाड़ जेल में जासूसी के इल्ज़ाम में बंद हिंदुस्तानी फ़ौज के साबिक़ अफसर की मौत हो गई थी। जेल की चारदीवारी से निकलकर आई कहानी के मुताबिक मरने वाले शख्स NRI था। उसे दहली कैंट इलाके से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। इस पर फ़ौज की लाइब्रेरी से चोरी का इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम के खिलाफ दहली कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था। जेल जाने के अगले ही दिन मुश्तबा हालत में छत से गिरने के सबब उसकी मौत हो गई। इस मामले की अदालत जांच अभी भी हो रही थी कि 2 दिन पहले दहली की बी रोहनी जेल में 30 से 35 साल के हनी शर्मा नाम के कैदी की मौत हो गई है। हनी को बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल करा गया था। एक दिन इलाज चलने के बाद ही इसने दम तोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द ही किए जाएंगे। उन्होंने यह बयान पुलिस डिपार्टमेंट की एक तकरीब में किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया इंतखाबात की तैयारी को शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी जल्द ही असेंबली के ज़ेर इंतज़ाम हल्का हो जाएगा। उन्होंने इसका ऐलान ज़रूरी कार्रवाई के बाद जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत के इंतखाबात के हवाले से कहा कि ऐसे ही एक प्लेटफार्म तैयार करके असेंबली हल्के की भी तश्कील दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल जम्मू और कश्मीर से रियासत का दर्जा हटाकर उसको मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया था और इसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकर्री की गई थी और क़ानूनी दफ़ा 370 को हटा दिया गया था। इस प्रदेश में 370 का हटने के बाद जल्द से जल्द भारत का सारे योजनाएं यहाँ लागू किया जाए। लोगों का सुखाकारी के लिए, लोगों का विकास के लिए यह सारे योजना को अति तेजी गति से इसका अमल किया जाए। इसके लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे और इसमें पुलिस फोर्स का भी सहयोग
अति जरूरी है। इस प्रदेश में चुनाव भी आएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ लेजिस्लेचर भी है। ये नहीं मानना है कि इसी तरह चलेगा। यहाँ जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए। निमोनिया की वजह से साल 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये बीमारी अभी कम है और इससे बचाव भी मुमकिन है। बावजूद इसके कि आलमी सतह पर हर 39 सेकंड में एक बच्चे की मौत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने कहा कि गुज़िश्ता साल आलमी सतह पर निमोनिया की वजह से 5 साल से कम उम्र के 8 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। कहीं हर एक सेकंड में, अगर कहें कि हर 39 सेकंड में एक बच्चे की मौत हुई है तो गलत ना होगा। निमोनिया की वजह से जिन बच्चों की मौत हुई इनमें से ज़्यादातर की उम्र 2 साल से कम थी और 1,53,000 बच्चों की मौत पैदाइश के पहले महीने में ही हो गई। निमोनिया की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत नाइजीरिया में हुई। यहाँ ये आदादो शुमार 1,62,000 रहा। इसके बाद की तादाद के साथ 1,27,000 भारत रहा। 58,000 के आदाद व शुमार के साथ पाकिस्तान, 40,000 के आदाद व शुमार के साथ कांगो और 32,000 की तादाद के साथ इथियोपिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत के कुल मामलात में 15% की वजह निमोनिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद में धमाका मामले में पुलिस ने हाजी कुतुबुद्दीन को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हाजी कुतुबुद्दीन ही इस धमाके का मास्टरमाइंड है और उसने मस्जिद में धमाका खेज मवाद रखा था। बताया जाता है कि धमाके के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस की इत्तलात के मुताबिक हाजी कुतुबुद्दीन इसी साल अप्रैल में मऊ से 3 साथियों के साथ इस धमाका खेज अशिया लाकर कुशीनगर की मस्जिद में रखा था। हाजी कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां उससे पूछताछ करने में मसरूफ़ हो गई हैं। वहीं ज़राए के मुताबिक ATS ने इस मामले में दूसरे मुल्जिम अशफाक अहमद को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अशफाक अहमद हाजी कुतुबुद्दीन का पोता का बेटा है। अब दोनों मुल्जिमीन को आमने सामने बिठाकर पूछगछ करने की तैयारी हो रही है। मामले में ATS लखनऊ के साथ वाराणसी IB की टीम पहुंच गई है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की इंसदादे दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ता कुशीनगर और बिजनौर में हुए ब्लास्ट केस में दहशतगर्दाना कनेक्शन की तलाश में मसरूफ़ है। मामले में कुशीनगर मस्जिद से मिले धमाका खेज अशिया के नमूने आगरा के फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भेजे गए हैं। वहीं बिजनौर में मिले धमाका खेज अशिया की भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मेरठ और बिजनौर के 7 नौजवानों से उसे मुताल्लिक़ पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि 11 नवंबर को कुशीनगर ज़िले के तुर्क पट्टी थाने में बैरागी पट्टी गांव की मस्जिद में धमाका होने से हंगामा मच गया था। पहले मुकामी पुलिस उसे बैटरी से धमाका बता रही थी, लेकिन बाद में इस मस्जिद में धमाका खेज अशिया होने की तस्दीक हुई। मामले में मस्जिद के इमाम समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इनमें से मुल्जिम इमाम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं अहम मुल्जिम हाजी कुतुबुद्दीन समेत 3 लोग फरार चल रहे थे। ATS और बम मुखालिफ दस्ते ने जायज़ा लिया। इसमें धमाका खेज अशिया से धमाके होने की बात सामने आई। ये लो ग्रेड धमाके खेज अशिया बताई जा रही हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर FNG के पास एक पार्क में 21 साल एक लड़की के साथ निस्फ दर्जन यानी 6 लोगों ने बेहद ही शर्मनाक काम को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन 6 लोगों ने लड़की की इज्तिमाई असमत दरी की। जानकारी के मुताबिक लड़की को नौकरी का झांसा देकर यहां बुलाया गया था। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फरार दिगर मुल्जिमीन की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा लड़की को इसके एक जान पहचान के शख्स ने नौकरी का झांसा देकर कोतवाली फेज़ 3 के एक FNG के पास पार्क में बुलाया था। यहाँ लड़की को अकेला देखकर वो इससे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद वहाँ कुछ देर बाद दीगर अशखास भी आ गए और लड़की की इज्तिमाई असमत दरी की। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा ने मुल्जिमीन की मुखालिफत की तो उसे बुरी तरह पीटा गया। मार्क पीट से लड़की शदीद तौर से ज़ख्मी हो गई है। बाद में वो किसी तरह थाने पहुंची और अपने साथ हुई इस वारदात के बारे में जानकारी दी। मुतासिरा की इज्तिमाई असमत दरी की बात सुनकर पुलिस महकमे में हंगामा मच गया है। फ़ौरन ही मुतासिरा के अहल खाना को इत्तला दी गई। लड़की को बाद में ज़िला अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने लड़की के बयान की बुनियाद पर केस दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस फरार दीगर मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ है। जो कि रोजगार के तलाश में यहाँ पे थी, नौकरी वो चाहती थी। एक पूर्व से परिचित लड़का जो कि उससे भी परिचित था, लड़की के ब्रदर से भी परिचित था, और वो नौकरी दिलाने के बहाने उसने एक जगह पार्क में पीड़िता को बुलवाया और वहाँ पे उसने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। आसपास के ही और लड़के थे, वो देख के उसे आ गए और लड़के को जो उसका फ्रेंड था पीड़िता का, उसे वहाँ से भगा दिया और उन्होंने उसके साथ रेप किया। शुरू में घटना में ये सभी अज्ञात लोग थे, जो फ्रेंड के अलावा जो लोग थे अनआइडेंटिफाइड लोग थे। पाकिस्तान के इख्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत ने मुल्क में बंद पड़े हिंदू मंदिरों को फिर से खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान का हिंदू तबका लंबे अरसे से इसका मुतालबा करता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने पार्टी की हुकूमत की हुसूलियाबी का ब्यौरा जारी करने के दौरान हिंदू मंदिरों से जुड़े फैसले की जानकारी दी। शारजाह में एक हिंदुस्तानी ने बीवी की आंख फोड़ दी। खातून पर हमला करते हुए उसकी आंख को शदीद जख्मी करने वाले शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली जैस्मीन सुल्ताना की शादी कुछ साल कबल मोहम्मद क़िज़रुल्लाह से हुई थी। इस जोड़े के 2 बेटे हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजाह में रहते हैं। ताहम ख़िज़र पिछले कुछ सालों से जैस्मीन को जिस्मानी तौर पर हिरासान कर रहा था। उसने उसके जेवरात और पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए। ख़िज़र के हालिया हमले में जैस्मीन की आंख से खून बहना शुरू हुआ है, जिसके बाद जैस्मीन ने मंगल को अपने ट्विटर अकाउंट पर हमले की वीडियो जारी की। उसने मुकामी पुलिस से इसकी मदद करने की दरख्वास्त की। जैस्मीन के ट्वीट का जवाब देते हुए पुलिस ने ख़िज़र को गिरफ्तार कर लिया, जो इस हमले का जिम्मेदार था। मुतासरा लड़की ने पुलिस से कहा कि वो अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु जाना चाहती है। शारजाह में इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। शारजाह पुलिस ने कहा कि वो मुतालिका हुक्काम को वाक़े से वाकिफ़ कराते हुए उसे वतन वापस भेजने के इक़दाम करेगी। भोपाल गैस मुतासरीन के लिए लड़ने वाले जहदकार और सामाजिक कारकुन जनाब अब्दुल जब्बार का इंतकाल हो गया। जब्बार कुछ अरसे से अलील थे। जुमेरात की रात एक खानगी अस्पताल में इंतकाल कर गए। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में वाक़ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीड़ेमार अद्वियात के प्लांट से एक जहरीली गैस मेथिल आइसोकेंट लीक हुई थी, जिसके नतीजे में 20,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे में जहरीली गैस से कई लाखों अफराद बशमूल बच्चे मुतासिर हुए थे। ताहम अब्दुल जब्बार ने इस वाक़े में मरने वाले 20,000 ख़ानदानों के मुतासरीन के लिए इंसाफ की जंग लड़ी थी। बताया गया कि इस हादसे में जब्बार के अरकान ख़ानदान भी हलाक हो गए थे और वो खुद भी जहरीली गैस से मुतासिर थे। फ़िज़ाई आलूदगी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक मुस्तहकम कदम उठाया था और 15 दिन के लिए आड और एवान स्कीम लागू की थी। आज इस स्कीम का आखिरी दिन है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं। जिसकी गाड़ी का आखिरी प्लेट नंबर 8 जुफ्त है, वो इन 15 दिनों में जुफ्त तारीख पर गाड़ी चलाएगा। अगर ताख तारीख में गाड़ी चलाए तो उसे चालान भरना पड़ेगा, और जिसकी गाड़ी का आखिरी प्लेट नंबर इवान ताख है तो वो जुफ्त तारीख में गाड़ी चलाएगा, वरना उस पर चालान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज आखिरी दिन है और आज सिर्फ 8 नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं। 3 नवंबर से इस स्कीम का आगाज़ हुआ था, मगर उसका असर कैसा पड़ा, फ़ायदामंद हुआ या नहीं, इस पर आज दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश की एक हिंदू तंजीम ने वजीर आजम मोदी से अयोध्या में मंदिर मस्जिद की बुनियाद रखने को कहा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई आज अपनी खिदमत से सुबकदोश हुए। महाराष्ट्र की नई सरकार अपनी 5 साल मियाद पूरी करेगी, शरद पवार का बयान। अयोध्या का फैसला हमारे हक में आया क्योंकि मरकज में हमारी सरकार है, बीजेपी एमपी का बयान। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री बनाई है और यह दहशतगर्दी का अड्डा है, वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। कुशीनगर मस्जिद धमाका, हैदराबाद से अशफाक अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।